हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में अम्ल, क्षार एवं लवण जो कि क्लास 10th और क्लास 12th एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो आज यहाँ पर समझ लेते हैं अम्ल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्षार किसे कहते हैं, क्षार कितने प्रकार के होते हैं, उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो भी समझेंगे। यहाँ पर लवण कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप से लवण का निर्माण होता है, सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अम्ल या एसिड किसे कहते हैं। अम्ल या इसको कहते हैं एसिड, ठीक है। अम्ल या एसिड किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ या यौगिक जिन्हें जल में घोलने पर जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो कहलाते हैं अम्ल। जैसे HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 है नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसको हम गंधक अम्ल कहते हैं। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल। तो ये जो सभी अम्ल हैं ये जल में घोलने पर सब के सब हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो ये अम्ल कहलाएंगे, अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलने पर क्या दें, H+। तो इसमें H++ Cl नेगेटिव में ही टूटेगा, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। यहाँ पर ये जो नाइट्रिक अम्ल है ये टूटेगा H+ और NO3 नेगेटिव में टूट जाएगा। इसी प्रकार जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये भी किस में टूटेगा, H+ और SO4 डबल नेगेटिव में टूट जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन के दो अणु हैं तो इस टाइप से दो अणु बनेंगे। इसी प्रकार जो कार्बोनिक अम्ल है ये कार्बोनिक अम्ल H+ और प्लस CO3 नेगेटिव में टूट जाएगा। और यहाँ भी हाइड्रोजन के दो आयन हैं और यहाँ पर जो फास्फोरिक अम्ल है ये टूटेगा H++ PO4 नेगेटिव में, ट्रिपल नेगेटिव में टूट जाएगा, 3 हाइड्रोजन आयन। इसी प्रकार अपन देखेंगे एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल ये टूटेगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे हम कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में विलय होकर क्या देते हैं, जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं और वो कहलाते हैं अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अब हम समझेंगे अम्लों के प्रकार। यहाँ समझ लेते हैं अम्लों के प्रकार। तो अम्ल जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जल में घुलने पर ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं या जिनका जल में पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है, पूर्णतः आयनित जो जल में हो जाते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल जो होते हैं ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो प्रबल अम्ल में कौन आ जाएंगे, जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जैसे नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सभी प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। प्रबल अम्ल जितने भी होते हैं वो खनिज अम्ल हैं। प्रबल अम्ल सभी प्रकार के खनिज अम्ल प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग उदाहरण क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। दूसरा यहाँ पर समझ लेते हैं, इसको कहते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल कौन कहलाते हैं? वे अम्ल जो जल में घुलने पर पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल जितने भी कार्बनिक अम्ल हैं ये क्या कहलाते हैं? ये दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है। कार्बनिक अम्ल जितने भी हैं दुर्बल अम्ल के अंतर्गत, जैसे ही है आपका एसिटिक अम्ल, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आएगा, तो एसिटिक अम्ल, ठीक है। और इसके अलावा आ जाएगा आपका सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। इसके अलावा आ जाएगा सिट्रिक अम्ल के अलावा आ जाएगा टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ठीक है। इसके अलावा आ जाएगा मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ठीक है। इसके अलावा आ जाएगा फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। ये सभी के सभी जितने लिखवाए हुए हैं ये सब दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आते हैं जो कार्बनिक अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल किस में मिलता है? सिरका में, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल जो है वो नींबू है, संतरा है, इनमें पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, ठीक है। मैलिक अम्ल है ये सेब में पाया जाता है, मैलिक अम्ल। फार्मिक अम्ल है ये चींटी के डंक में, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सभी के सभी क्या हैं? तो ये सभी के सभी दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। एक और होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये भी ऑक्जेलिक अम्ल ये भी दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आता है। ऑक्जेलिक अम्ल मुख्य रूप से टमाटर में पाया जाता है और स्याही के धब्बे छुड़ाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये दुर्बल अम्ल हैं, ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं। अब थोड़े से अम्लों की विशेषताएं देख लेते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, त्वचा पर, कपड़ों पर, लकड़ी पर, कागज पर, शरीर पर गिरने पर ये जला देते हैं। कपड़े पर अगर गिर जाएगा तो नष्ट कर देंगे, क्षरण कर देंगे। तो ये अम्लों के जो सामान्य गुण हैं वो हैं। कुछ रासायनिक गुण भी है अम्लों के, ठीक है। तो रासायनिक गुण समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा जो अम्ल हैं जैसे आप देखें HCl अम्ल है, तो ये अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करेंगे, ठीक है। सक्रिय धातुओं से जैसे Zn है, ठीक है। क्या है? Zn, और Zn H2SO4 से क्रिया कर ले, ठीक है। किससे क्रिया कर ले? H2SO4। जो जिंक है सक्रिय धातु है, आयरन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, इन जैसी सक्रिय धातुओं से अगर क्रिया करे, ठीक है, सक्रिय धातुओं से क्रिया करे तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल क्या काम करते हैं? जैसे जिंक है SO4 से क्रिया करेगा और ये बनाएगा जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो हमने क्या कहा? सक्रिय धातुएं, जैसे सक्रिय धातुओं में एक Fe है, आयरन, ये भी सक्रिय धातुओं से क्रिया करेगा, ठीक है। सक्रिय तो FeCl2 बना लेगा। क्या बनाएगा? FeCl2 बना लेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। यहाँ 2 का गुणा कर देंगे। तो आप देखें जितने भी अम्ल होते हैं सक्रिय धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। दूसरा देखेंगे रासायनिक गुण हैं, गुणधर्म हैं अम्लों के। कार्बोनेट से किसी से क्रिया करवा दो, जैसे Na2SO4 है, सॉरी Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट, इससे क्रिया करवा दो किसी अम्ल की, तो सोडियम कार्बोनेट जैसे HCl से क्रिया करवा दी है, तो यहाँ पर जो Na है वो Cl से क्रिया करके क्या बनाएगा? NaCl बना लेगा, और प्लस जो H है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके यहाँ पर जल बना लेगा, H2O का निर्माण होगा, प्लस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मैंने क्या कहा कि अगर कोई कार्बोनेट है, चाहे वो सोडियम कार्बोनेट हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, किसी से भी अम्ल क्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेंगे। यहाँ संतुलित करने के लिए Na2 है, 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ Cl2 हो गए। तो इस प्रकार और एक सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, NaHCO3 ले लेते हैं, ये भी अम्ल से क्रिया करेगा तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा। इसमें भी लवण बनेगा, NaCl बनेगा, प्लस H2O बनेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये अम्लों से क्रिया करके
लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा कि अम्ल की भास्मिकता किसे कहते हैं। अम्ल की भास्मिकता या क्षारीयता किसे कहते हैं। तो अम्ल की भास्मिकता या क्षारीयता, ठीक है, अम्ल की भास्मिकता या क्षारीयता, ठीक है। तो अम्ल की जो भास्मिकता या क्षारीयता है, ये अगर अपन को निकालना है तो अम्ल जल में घुलने पर जितने हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है वह अम्ल की भास्मिकता या क्षारीयता कहलाती है। जैसे HCl है या HNO3 है, ठीक है, ये एक भास्मिक अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं? एक भास्मिक अम्ल, मतलब ये एक हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। जैसे H2SO4 है और H2CO3 है तो ये द्विभास्मिक अम्ल कहलाते हैं। H3PO4 है तो ये त्रिभास्मिक अम्ल कहलाता है। तो इसकी भास्मिकता जो जितने हाइड्रोजन आयन देगा वो उसकी भास्मिकता कहलाती है। अब यहाँ पर अपन, ये तो अम्ल के विषय में हो गया, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं क्षार के बारे में। तो क्षार या बेस, तो बेस या क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घुलने पर OH माने हाइड्रोक्सिल जो आयन है, OH नेगेटिव अगर ये दे रहे हैं तो फिर वो क्षार के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने बताया, जैसे आपका NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हमने बताया KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइज है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH का होल ट्वाइज है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अगर हमने कहा आपका AlOH का होल थ्राइज है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये सभी ये एक अम्लीय क्षार हैं, ये द्विअम्लीय क्षार हैं, ये त्रिअम्लीय क्षार हैं। मतलब इसका जो जितने हाइड्रोक्सिल आयन देंगे वो उतने अम्लीय क्षार कहलाएंगे। अब जो क्षार होते हैं इनमें कौन होते हैं, तो आप देखेंगे कि क्षार जितने होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, नमकीन होते हैं, ठीक है, कसेला इनका स्वाद होता है और ये लाल लिटमस को नीला करते हैं। जैसे अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल, इसी प्रकार जो क्षार हैं वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। फेनॉल फेथैलिन विलयन को गुलाबी कर देते हैं। फेनॉल फेथैलिन विलयन को कैसा कर देते हैं, तो फेनॉल फेथैलिन विलयन को ये गुलाबी कर देते हैं। ये क्षार की क्षमता होती है। जो हल्दी है, हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला, तो हल्दी को भूरा बना देते हैं, मतलब रंगहीन कर देते हैं। लाल लिटमस को कैसा करते हैं, लाल को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला। तो ये इनकी पहचान होती है, क्षारों को इससे पहचान सकते हैं। अम्ल जैसे त्वचा को जला देते हैं, जो त्वचा को जलाते नहीं, त्वचा में खुजली उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जलन पैदा करते हैं, त्वचा में जलन पैदा करते हैं क्षार। और एक उदासीनीकरण क्रिया होती है, उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण क्रिया क्या कहलाती है कि जब हम, ठीक है, कुछ क्षार जो होते हैं वो सक्रिय धातुओं से क्रिया करते हैं, कुछ धातुओं से क्रिया करेंगे और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करते हैं। उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन क्रिया समझ लें। तो जब अम्ल जो है, अम्ल क्षार से क्रिया करता है, अम्ल जो है क्षार से क्रिया करता है और अगर वो लवण और जल बनाता है, लवण और जल का निर्माण करता है, तो यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। जैसे अपने पास HCl अम्ल है और क्षार NaOH है और अगर ये क्रिया करें और ये इसका Cl इसका Na ये क्रिया करके क्या बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं और प्लस H2O बना लेते हैं। तो आप ये कहेंगे कि एक ऐसी उदासीनीकरण क्रिया हो जाएगी। अगर हम कहें कि H2SO4 है और ये NaOH क्षार से क्रिया करता है, तो आप क्या देखेंगे कि इसका जो Na है इसका SO4 से क्रिया करेगा और ये Na2SO4 का निर्माण करता है, प्लस यहाँ पर जल मुक्त करता है। तो आप क्या देख रहे हैं, उदासीनीकरण वह क्रिया होती है जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। तो ये क्षार था, थोड़े से क्षार के विषय में हमने जानकारी दी हुई है। अब यहाँ पर तीसरा जो टॉपिक यहाँ पर बचा हुआ है वो है लवण, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं, लवण किसे कहते हैं, लवण या इसको हम साल्ट कहेंगे, ठीक है। तो लवण या साल्ट किसे कहते हैं
जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो वो लवण का निर्माण करते हैं। लवण जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे सबसे पहले हम देखें सामान्य लवण। तो सामान्य लवण वे लवण कहलाते हैं, सामान्य लवण वे लवण कहलाते हैं जो अम्ल क्षार मतलब उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, वो सामान्य लवण। जैसे NaCl सामान्य लवण है, Na2CO3 सामान्य लवण है, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा तो जिंक सल्फेट, ये सामान्य लवण हैं। तो आप देखेंगे सामान्य लवण उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। तो दूसरा होता है इसमें अम्लीय लवण। दूसरा क्या होता है? अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण का मतलब होता है कि जिसमें हाइड्रोजन आयन पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयनों का विस्थापन नहीं होता है, जिससे लवण में हाइड्रोजन आयन शेष बचे रहते हैं, उसको हम अम्लीय लवण कहते हैं। तो अम्लीय लवण में देख लेते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, या हम कहें सोडियम बाइसल्फेट है। तो ये किसके अंतर्गत? इसमें H है ना, अगर H है तो वो ऐसे लवण जो हैं वो अम्लीय लवण कहलाते हैं। अगला आ जाएगा कौन सा? क्षारीय लवण। जब किसी क्षार में से हाइड्रोक्सिल मूलकों का पूर्ण रूप से विस्थापन नहीं होता है तो वो क्षारीय लवण कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? क्षारीय लवण कहलाते हैं। जैसे ZnOHCl ये आप देख सकते हैं, या MgOHCl, तो ये क्या कहलाएंगे? तो ये जो हैं लवण क्षारीय लवण, क्योंकि इसमें OH हैं। क्षारीय लवण के बाद आप देखेंगे इसके बाद चौथा लवण का जो प्रकार है इसमें आपका आ जाएगा जैसे द्विक लवण। क्या आ जाएगा? द्विक लवण। तो द्विक लवण कौन कहलाते हैं? जब दो लवणों के मिलने से जिस लवण का निर्माण होता है उसको द्विक लवण कहा जाता है। द्विक लवण के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? जैसे द्विक लवण के अंतर्गत आ जाएंगे आपका फिटकरी, जैसे K2SO4 Al2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। तो ये आप देख सकते हैं फिटकरी का सूत्र है। इसमें दो लवण हैं, एक तो पोटेशियम सल्फेट है और एक क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट। तो जब दो लवणों के मिलने से बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मूहल लवण भी द्विक लवण के अंतर्गत आते हैं। मूहल लवण भी किसके अंतर्गत आते हैं? द्विक लवण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आ जाएंगे अपन जटिल लवण। जटिल लवण या संकीर्ण लवण भी कहते हैं, या संकुल लवण भी कहते हैं। जब ऐसा लवण जिसका पूर्ण रूप से आयन ना हो वो कहलाता है क्या? जटिल लवण के अंतर्गत आते हैं। K4FeCN का होल 6, CN का होल 6, ये जो आप देख सकते हैं ये जटिल लवण के अंतर्गत आता है। तो कितने प्रकार के हो गए? सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, द्विक लवण, जटिल लवण। अब आप एक और लवण यहाँ पर पढ़ लेते हैं जो छठवां है, इसको बोलते हैं मिश्रित लवण। क्या कहते हैं इसको? मिश्रित लवण। तो मिश्रित लवण किसे कहते हैं? मिश्रित लवण वह लवण है जिसमें दो या दो से अधिक अम्लों या क्षार के मूलों के मिलने से बनते हैं, वो कहलाते हैं क्या? मिश्रित लवण। NaKSO4 ये आपका NaKSO4 ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका मिश्रित लवण हो जाएगा। तो ये लवण के प्रकार थे, थोड़े से लवण के प्रकार हमने बताए हुए हैं। इस चैप्टर में आपका एक और टॉपिक रहता है जिसको हम pH मान कहते हैं। किसी भी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता व्यक्त करने के लिए pH मान का उपयोग किया जाता है। pH मान या pH वैल्यू जो होती है वो उसका सूत्र होता है। कैसे निकालते हैं? तो pH मान जो होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक होता है, अर्थात pH बराबर माइनस लॉग pH बराबर -log कोष्ठक में H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता। इस सूत्र की सहायता से अपन pH मान निकालेंगे। pH मान ये क्या है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक होता है pH मान। और pH मान हम एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन, उन्होंने 1 से लेकर एक पैमाना बनाया जिसमें 1 से लेकर उन्होंने 14 तक अंक अंकित किए और मध्य में 7 नंबर होता है। 7 पर pH जिसका 7 हो वो उदासीन होता है, 7 से कम होने पर अम्लीयता बढ़ती है और 7 से अधिक होने पर क्षारीयता बढ़ती है, ठीक है। अम्लीयता बढ़ती है कहाँ? 7 से कम पर, और क्षारीयता बढ़ती है 7 से अधिक पर। मतलब जिन पदार्थों का pH वैल्यू 7 होता है, जैसे जल है, जल का pH वैल्यू 7 होती है, तो जल आशुद्ध जल जो बिल्कुल शुद्ध जल होता है उसकी pH वैल्यू वो उदासीन होता है।
7 से कम में अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होती है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक हमारे वीडियो के साथ बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।